और स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेसन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहली हेडिंग है हमारी इस चैप्टर की, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, दो तरीके के चेंज होते हैं हमारी दुनिया के अंदर, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। और जो केमिकल चेंज है वही मेन डेफिनेशन बनती है हमारी केमिकल रिएक्शन की। और केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है, केमिकल चेंज का मतलब होता है कि किसी सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर एक फार्मूला होता है, अगर उस फार्मूले में चेंज आ जाए। केमिकल चेंज का मतलब है कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस when change, that change is known as chemical reaction। और उसका जो रिटन फॉर्म होता है, अगर हम उसको वर्ड के फॉर्म में लिख दें तो वो होता है हमारा वर्ड इक्वेशन। ठीक है, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन का जो चेंज हुआ है, जो उसके फार्मूले में चेंज आया है, उस चेंज को अगर हम वर्ड्स के फॉर्म में लिख दें, उस सब्सटेंस का नाम लिख दें, प्रोडक्ट का नाम लिख दें, तो उसको हम कहेंगे कि वो है वर्ड इक्वेशन। और अगर उस वर्ड इक्वेशन को फिर अगर हम फार्मूले के फॉर्म में लिख दें, अगर फार्मूले के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। और अगर वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, अगर उसके अंदर जो प्रेजेंट एटम्स है, अगर उसका नंबर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर सेम नहीं है, तो फिर ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम लोग नाम देते हैं स्केलेटल इक्वेशन। तो स्केलेटल इक्वेशन में जब हम कोफिशिएंट का यूज करते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो, और जब रिएक्शन में दोनों साइड है, जो हर एक एलिमेंट के एटम्स हैं, ये किसी एक एलिमेंट के एटम नहीं, सारे एलिमेंट जो भी प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, उनका जब नंबर सेम हो जाता है, जो कोफिशिएंट लगाते हैं, उसकी वजह से जो नई इक्वेशन बनती है उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे पता करेंगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। और उसके बाद में लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कुछ केमिकल रिएक्शन है हमारे आसपास, उनका क्या रोल रहता है, जिसकी वजह से हमारे आसपास की सराउंडिंग में क्या देखने को मिलता है। तो हमारे क्लास 10th के अंदर दो पॉइंट है, एक है कोरोजन एंड सेकंड इज रेंसिटी। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं इस केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर बैलेंस कैसे करना है वो भी सिखा दिया जाएगा कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। तो देखो, ये है तुम्हारा पूरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 की इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, जो तुम्हें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो तैयार हो जाइए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहले शुरुआत में सिंपल रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Na2O। ठीक है, अब इसको कैसे बैलेंस करना है, सबसे पहले हमें इस रिएक्शन में देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट के एटम ने पार्टिसिपेट किया है। तो किया है सोडियम ने, कितने एटम हैं वहां पे 1 है। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 2। इस तरफ प्रोडक्ट साइड सोडियम में कितने हैं 2, ऑक्सीजन में कितने हैं 1। ठीक है, तो अब कहां बैलेंस रही है, दोनों जगह बैलेंस रही है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई, अगर हम यहाँ पे 2 से कर दें तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सोडियम हो जाएगा 4, और ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि वो उस फार्मूले के अंदर है, तो ये हो जाएगा टोटल 2। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें सोडियम भी 4 करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया है। बैलेंस क्या नहीं है, सोडियम बैलेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे 4 लगाएंगे, तो यहाँ पे ये भी बैलेंस हमारा हो गया। तो यहाँ पे कोफिशिएंट लगेगा हमारा 4 और यहाँ पे लगेगा 2। और बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसी तरीके से रिएक्शन लिख देगा और पूछेगा ऑप्शन ए, जैसे यहां पे लिख देगा कि x और यहां लिख देगा y। ठीक है,
और x और y लिख करके वो पूछेगा कि यहाँ पे ऑप्शन ए में लिख देगा कि x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 1 है। ऑप्शन बी x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 है। और सी ऑप्शन लिख देगा कि x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू भी 1 है। और डी ऑप्शन में लिख देगा x इक्वल टू 4 है और y इक्वल टू 2 है। तो अभी हमें पता था कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर यहाँ पे कोफिशिएंट 4 आया था, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 आया था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन निश्चित केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से बनता ही बनता है, जिसके अंदर और तुमसे एक चीज और पूछ सकता है कि इन ऑप्शन के साथ में वो एक चीज और जोड़ सकता है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे वो लिख देगा डिकम्पोजिशन, क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पे लिख देगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे इसके बाद में लिख देगा, हो सकता है डबल डिस्प्लेसमेंट लिख दे या हो सकता है कॉम्बिनेशन लिख दे। ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिख दे और इसके बाद में भी कॉम्बिनेशन लिख दे। तो यहाँ पे हमने 2 बार कॉम्बिनेशन इसलिए लिखा क्योंकि राइट आंसर तो हमारा डी ही सही है, और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है अभी फिलहाल में तो, लेकिन जब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि ये जो Na2 होता है ये एक एल्कली है। ठीक है, ये बहुत ही जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा किसके अंदर? पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा ये। ठीक है, ये पढ़ाया जाएगा तुम्हें अगले वाले चैप्टर में, लेकिन अभी हम बैलेंसिंग से हैं तो इस तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट our example, next example is H2 plus O2 gives H2O। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही करना है, हाइड्रोजन यहाँ लिखना है, ऑक्सीजन यहाँ लिखना है। देखो समस्या यहाँ पे कब आती है कि जब यहाँ प्रोडक्ट साइड में मल्टीपल प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन को, जैसे मान लो कि यहाँ पे भी है और मान लो कि यहाँ पे और एक कुछ होता। ठीक है, जैसे अभी किसी में आएगा तो फिर बताएंगे, जैसे मान लो, चलो हम अभी इसी के तुरंत बाद समझा देंगे वो चीज। चलो पहले इसको समझ लो कि कहाँ पे कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कहाँ पे है? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन है 1। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस है कि ऑक्सीजन इस तरफ के दो एटम है और यहाँ इस तरफ है जो है एक ही एटम है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे अगर हम 2 कर दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो है इम्बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट का यूज करेंगे 2। तो इस तरीके से ये क्या होगी? बैलेंस हो गई। तो इसका मतलब है कि 2 मोल, ये बैलेंस है, ये बताती है कि 2 मोल हाइड्रोजन गैस, 1 मोल जहां पे कुछ नहीं लिखा है वहां पे अंडरस्टूड होता है कि वहां पे 1 होता है। तो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ में ये रिएक्ट करेगा और 2 मोल ऑफ वाटर जो है वो फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, वो होगी गैसियस। हाइड्रोजन जो होगा वो भी, जब हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो वहां पे हम स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सी स्टेट का है वो। तो ये गैसियस है, ये भी गैसियस है, और जो ये बनेगा वो बनेगा लिक्विड। ठीक है, तो 4 स्टेट होती है। सॉलिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से, लिक्विड एल से, और गैसियस स्मॉल जी से, और एक स्टेट और होती है AQ। तो ये होता है एक्वस। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई सॉलिड है, ठीक है, वो पानी के अंदर, उस रिएक्शन के अंदर पानी का भी, वाटर का भी फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो चीज हो सकता है कि पानी में डिसॉल्व होने वाली हो। तो अगर वो पानी में डिसॉल्व है, ठीक है, तो फिर उसकी स्टेट जो है वो एक्वस लिखी जाएगी। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शन लिखें HCl प्लस NaOH, यहां पे देखो क्या फॉर्मेशन होता है, Na का Cl के साथ में NaCl बनता है, ये प्लस H2O बनता है। तो यहाँ पे H2O की तो स्टेट लिक्विड है, ठीक है, लेकिन ये NaCl जो नमक होता है, कॉमन साल्ट होता है, ये पानी के रहते हुए सॉलिड स्टेट में रह ही नहीं सकता है। पानी नहीं होता तो हम इसको सॉलिड लिख देते, लेकिन पानी है तो ये सॉलिड स्टेट में नहीं रह सकता, इसलिए इसकी स्टेट लिखनी पड़ेगी हमें एक्वस। तो ये कैसी स्टेट में मिलेगा? एक्वस, जबकि ये दोनों जो है लिक्विड जो है, इनकी जो स्टेट है वो लिक्विड है। तो इसकी जो स्टेट है वो पानी की वजह से कैसी रहेगी? एक्वस। और अगर कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, उनकी जो स्टेट होती है वो रहेगी हमारी कैसी? वो रहेगी, अगर वो PPT वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं तो उनकी स्टेट हो जाएगी सॉलिड, जो तुम्हें इस रिएक्शन के अंदर देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर Na2SO4 प्लस BaCl2 दोनों ही एक्वस फॉर्म में लिए जाते हैं। ठीक है, दोनों ही व्हाइट कलर के होते हैं। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो यहां पे NaCl का फॉर्मेशन होता है और BaSO4 का, तो BaSO4 का होता है और यहां पे NaCl का भी फॉर्मेशन होता है। अब क्योंकि ये यहाँ पे हमने इसको कैसा लिया है? एक्वस लिया है, यहाँ पे कैसा लिया है? एक्वस लिया है। तो यहाँ पे जो NaCl बनता है वो कैसा रहता है? एक्वस के फॉर्म में रहता है वाटर की वजह से। और ये जो BaSO4 है, ये व्हाइट कलर, ये जो है PPT के फॉर्म में रहता है, व्हाइट कलर का एक पाउडर बन जाता है, तो ये PPT के फॉर्म में रहता है, तो इसकी स्टेट होती है सॉलिड। तो ये केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरीके से हम स्टेट भी रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन जब लिखते हैं तब। अब आते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ।
जिसने 9th क्लास में बैलेंसिंग वगैरह सही से पढ़ी है उसके लिए तो बहुत आसान है कि किस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं। थर्ड रिएक्शन है, अगर हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन मान लो ऑक्सीजन से कर दें, ठीक है, तो देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 2, तो 2 इधर आएगा 3 इधर जाएगा तो क्या बनेगा Al2O3। सबसे पहले तो यहाँ पे Al2O3 बन जाएगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, इसको थोड़ा सा R इधर लिख दें। एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो जब 2 और 3 का होता है तो वो 6 पे जाकर के ही तो क्या हो पाएगा, इक्वल हो पाएगा। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन में 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6, और एल्यूमिनियम में अगर हम लोग 4 से डायरेक्ट करा दें क्योंकि ये प्लस में है तो ये सेपरेट है, अलग अलग है, ठीक है, तो हम करा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कोफिशिएंट यहाँ पे यूज होगा, 3 यहाँ पे यूज होगा और 2 यहाँ पे यूज होगा। तो XYZ अगर करके आएगा तो 4 3 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब जो हम तुम्हें कंफ्यूजन वाली बात कर रहे थे, चलो अब वो हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें है FeSO4 का जब डिकम्पोजिशन होता है तब यहाँ पे Fe2O3 का फॉर्मेशन होता है, SO2 का फॉर्मेशन होता है और SO3 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये दोनों ही गैस है, ठीक है, ये पॉल्यूटेंट भी है, ठीक है, ये भी हम समझ रहे हैं यहाँ पे। तो जब इसका डिकम्पोजिशन होता है और थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, हीट देने पे ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो देखो ये केमिकल चेंज है ना, केमिकल चेंज मतलब देखो पहले फार्मूला कुछ और था, अब इस फार्मूले से नए फार्मूले वाले सब्सटेंस बन गए हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। यही तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है कि व्हेन फ्रॉम वन सब्सटेंस वी कैन मेक 2 or more than 2 products, this phenomena या this process is called chemical reaction। तो अब देखो यहाँ पे समस्या कहाँ आती है कि यहाँ पे अगर हम Fe की बात करें तो यहाँ पे Fe1 है, सल्फर जो है वो कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 है। कई बार SO4 भी ले लेते बच्चे, ठीक है, लेकिन समस्या आती है वहां पे। अब Fe के सामने Fe को रखना है ताकि हमें समझ में आए कि कहाँ पे बैलेंस करना है कहाँ पे नहीं। अब देखो सल्फर आ गया, अब देखो समस्या यहाँ पे है कि सल्फर 2 जगह है, सीधा हम अगर 2 लिख देंगे और अगर तुमने मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाया तो तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसको हो सकता है तो ऐसे लिखो 1 एक जगह है और दूसरी जगह पे भी 1 है, तो आप क्लियर हो जाएगा कि अगर यहाँ पे कोफिशिएंट पे मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे करा देना है। फिर इसका मल्टीप्लाई जो करके जो आंसर आया और इसका जो आया उसको दोनों को मिला करके देख लेना कि सल्फर कितना हो गया। अगर तुम डायरेक्ट 2 लिख दोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। अगर केमिकल रिएक्शन में अलग अलग क्या हो गई, अगर अलग अलग जगह पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 जगह आ गया, तो देखो और भी ज्यादा समस्या है। एक जगह 3 है, एक जगह 2 है और एक जगह 3 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे SO4 यहाँ पे, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 5 और 3 8, तो टोटल 8 है और यहाँ पे 4 ही है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से करा दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया और Fe भी कितना हो गया 2 हो गया, और सल्फर तो इसमें देखो कुछ बैलेंस करने के लिए ज्यादा था नहीं, यहाँ पे केवल एक कोफिशिएंट लगाना था 2, उसको लगाते ही यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 हो गया, तो ये इससे बैलेंस कर गया। जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2, जो यहाँ पे इन दोनों सल्फर के 1 1 से 2 से मैच कर गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल 4 था और 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 8, और यहाँ पे ये वैसे ही था 3 2 3 5 3 और ये टोटल हो गया 8। तो ये इस तरीके से, तो इस तरीके से अगर तुम थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो सही से केमिकल बैलेंसिंग कर पाओगे और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में उसको तुम टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी बैलेंसिंग, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें बैलेंसिंग करनी है, और बैलेंसिंग करने के लिए काफी सारे एनसीईआरटी बुक के बाद में एक्सरसाइज में बैलेंसिंग की के क्वेश्चंस हैं, और ऑनलाइन भी सर्च कर लो गूगल वगैरह पे, तो काफी सारे तुम्हें प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। कैसे करना है वो एक दो को सिंपल वाली रिएक्शन को पहले ट्राई करो, फिर डिफिकल्ट वालों को ट्राई करो, आने लगेगा। अब आए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द 2 or more than 2 रिएक्टेंट्स। जब एक रिएक्शन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा जब रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं और उससे केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इस तरीके के नाम। और इसके एग्जांपल हैं C+O2 गिव्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये एग्जांपल किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। और साथ साथ इस रिएक्शन में हीट भी रिलीज होती है, तो हीट के इन्वॉल्व होने की वजह से भी केमिकल रिएक्शन 2 टाइप की होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। तो
तो एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, जब हीट रिलीज होती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं थर्मा का मतलब होता है हीट, हीट बाहर निकलती है किसी केमिकल रिएक्शन में तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडो का मतलब होता है एंटर करना, जब हीट हम बाहर से देते हैं, जब हीट बाहर से देनी पड़ेगी तो उस रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है वो हमारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है, साथ साथ में वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एक एग्जांपल है, ठीक है। और हीट एक एनर्जी है, इसलिए इसको हम एक नया कंपाउंड नहीं मानते हैं, ठीक है। ये ठीक है, मेन कंपाउंड हमारा ये है, एडिशन में हीट भी रिलीज यहाँ पे हो रही है। सेकंड है, अगर हम CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइम, व्हाइट कलर का होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, यहाँ पे कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैसियस है, CO2 भी गैसियस यहाँ पे रिलीज होगा, प्लस H2 लिक्विड वाटर के साथ में जब हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है, ये घरों में देखा होगा कि जब हम चूल्हा लाते हैं पानी के अंदर फुलाते हैं तो उसमें से हीट भी रिलीज होती है, और CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हमारा फॉर्म होता है लिक्विड स्टेट में, ठीक है, और प्लस जो है बन जाता है, प्लस यहाँ पे रिलीज होती है हीट। तो ये रिएक्शन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन हम पढ़ेंगे जब हम इसके बाद वाली रिएक्शन पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उसके अंदर हीट हमें देनी पड़ती है, डिकम्पोजिशन तब होता है, तो वो रिएक्शंस ज्यादातर फॉल करेंगी एंडोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो ये क्विक लाइम है, वाटर के साथ में जब रिएक्ट करता है, ठीक है, ये वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज व्हाइट वॉश करने के लिए होता है, तो व्हाइट वॉश करने में इसका यूज होता है। और व्हाइट वॉश करने के बाद में ये एटमॉस्फेयर की जो CO2 होती है उसके साथ में ये रिएक्ट करता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जो एक व्हाइट मार्बल की जैसा चमकने लगता है, ठीक है। तो व्हाइट मार्बल का यही फॉर्मूला होता है, व्हाइट मार्बल जो ताजमहल में भी लगा हुआ है उसका भी यही फॉर्मूला है, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कुछ एग्जांपल हो गए। और अब इसके बाद में अगली हेडिंग है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आ रिएक्शन इन विच फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जिस रिएक्शन के अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट से हम दो या दो से ज्यादा, कम से कम दो तो बनने चाहिए, दो या दो से ज्यादा जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल, अब ये तीन तरीके होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड इज फोटोलिटिक, डिकम्पोजिशन, एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो इस तरीके से 3 तरीके का होता है। तो थर्मल का मतलब ये होता है हीट, जो हीट देकर के डिकम्पोजिशन किया जाएगा, किसी को तोड़ा जाएगा तो उसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सिंबल एक ट्राइंगल का, ठीक है, इसका मतलब होता है हम रिएक्शन के अंदर हीट दे रहे हैं। फोटोलिटिक के अंदर हम, फोटो का मतलब फोटोन से है, फोटोन का मतलब लाइट से है जो सन से आती है, तो वहां पे हम यूवी भी वर्ड यूज कर सकते हैं, और एच न्यू जो हमारे लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, एक फोटोन के मॉलिक्यूल का जो एनर्जी होता है, एनर्जी पैकेट होता है, उसकी एनर्जी निकालने के लिए एच जो है प्लैंक कांस्टेंट होता है, और जो न्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस जो डिकम्पोजिशन होता है, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी, एरो के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लिखना पड़ता है वर्ड, ठीक है। इस तरीके से ये डिकम्पोजिशन हो गया। अब थर्मल के अंदर हमने तुम्हें पहले ही बताया था, एक तो तुम्हारा है FeSO4 जो सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, इसकी जो स्टेट है वो सॉलिड है। ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये दोनों गैसियस है, हमने बताया था, यहाँ पे 2 लगाते ही रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। दूसरी रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, चलो इसको देख लेते हैं, ये भी सॉलिड होता है व्हाइट कलर का। जब इसको करते हैं तो ये CaO में कन्वर्ट होता है, प्लस CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। जब इसको भी, इसका भी थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। ये गैसियस, ये सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस है, ठीक है। एक रिएक्शन और है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बने हैं, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो यहाँ पे PbO का फॉर्मेशन होता है, NO2 का फॉर्मेशन होता है, और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये रिएक्शन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लो कि आती ही आती है बोर्ड क्लास में, ठीक है। यहाँ पे पूछा जाएगा कि यहाँ पे इसकी जो, ये जो NO2 गैस है, ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स के साथ में आती है, ब्राउन
ब्राउन फ्यूम्स के साथ में इमर्ज होती है रिएक्शन में, और ये तो कलरलेस है ऑक्सीजन गैस जो है। तो कई बार पूछा जाता है कि ये कलरलेस गैस इमर्ज होती है और एक जो है वो ब्राउन कलर की फ्यूम्स के साथ में गैस निकलती है, वो कौन सी गैस है या वो कौन सी केमिकल रिएक्शन है? तो वो लेड नाइट्रेट जो है उसकी केमिकल रिएक्शन है, और ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन है। व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है। हाँ, और ये जो है ये होता है येलो कलर का। जो लेड ऑक्साइड है उसका कलर कैसा होता है? होता है येलो कलर, और इसका जो फिजिकल स्टेट है वो होता है सॉलिड। ये गैसियस है और ये भी गैसियस है, दोनों गैस निकल जाती है, और इसका कलर होता है व्हाइट। अभी तक ये जो तीनों है इनका कलर है व्हाइट, ठीक है। और क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट? अब यहाँ पे हाँ केमिकल, इसको बैलेंस करना कि इस पे, तो यहाँ पे NO3 जो दो है, ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए अगर मान लो हम यहाँ पे 2 का यूज करें, ठीक है, 2Pb। अब देखो उसको कैसे करना है, तो पहले जैसा कर दे, नहीं तो हमें तो पता ही है यहाँ पे 4 आता है, तो 4 आ जाएगा 4, और ऑक्सीजन कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 2 जा 6 और 6 12, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 1, और यहाँ पे अगर हम 2 लगाए तो Pb हो गया 2 2 दोनों तरफ इक्वल हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, और यहाँ 8 हो गया, और 8 2 12 हो गया, ठीक है, सब कुछ बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे 2 लगाते ही नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन यहाँ पे हाँ नहीं 4 हो गया, ऑक्सीजन 8 2 10 10 2 हो गया 12, यहाँ पे 6 12, ठीक है, सब कुछ तो हो गया बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 लगेगा, और यहाँ पे लग जाएगा 4 2 2 4, बस यहाँ पे यही मेन आता है। तो देखो ये है थर्मल डिकम्पोजिशन के 3 एग्जांपल्स जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखे हैं, और भी हो सकता है एक दो बाहर से अगर कहीं से आएंगे तो वो तुम पढ़ लेना, ठीक है। वैसे तो एनसीईआरटी के अंदर इतना ही है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के अंदर हमारे 2 है एनसीईआरटी बुक के अंदर, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। इनको अगर हम लोग सनलाइट में रख दें यूवी में, ठीक है, या HNU, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, तो ये Ag प्लस Cl2 इसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ये Ag प्लस Br2, ठीक है, इसमें ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो लगेगा, यहाँ पे Cl2 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें तो Ag भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल जो है वो है कि अगर हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी दें, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दें तो ये H2 प्लस O2 दो गैसेस में, ये तो लिक्विड से 2 गैसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, ठीक है, कि कौन से टर्मिनल पे कौन सी गैस जो है वो कलेक्ट होगी, ठीक है। तो चलो इसका थोड़ा अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लो। अब हम समझाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन को, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, तो पहले तो हम यहाँ पे एक कंटेनर बनाते हैं, यहाँ पे वाटर ले लेते हैं, और यहाँ पे 2 टर्मिनल लेंगे, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे नीचे ला करके एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक स्विच वगैरह भी हम लगा लेंगे, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। आप देखो जो बैटरी का नेगेटिव होता है उसको हम लोग कहते हैं कैथोड, और जो प्लस वाला होता है उसको कहते हैं एनोड। अब ये कैसे याद रखा जाए कि कैथोड एनोड? कई बार बच्चे यही भूल जाते हैं कि सर हमें याद ही नहीं रहता कि कौन सा प्लस कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है। तो देखो जो प्लस है तो अपन लोगों को ऐसे याद रखना है कि जैसे A प्लस, स्कूल में ग्रेड कैसे मिलती है A प्लस, तो A प्लस यानी कि जो प्लस चार्ज है वो A से स्टार्ट होगा, और जो नेगेटिव है तो C, यानी कि ग्रेड अगर C मिल गई तो गलत है, गलत मतलब नेगेटिव। तो इस तरीके से याद रख लो कि एनोड और कैथोड, ठीक है। अब आया हमें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ट्यूब लगा दें इस तरीके से, तो कौन से में कौन सी गैस कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, और जब ये वाटर टूटेगा किसमें? H प्लस में और OH माइनस के अंदर, ठीक है। तो H प्लस है तो वो कहाँ की तरफ जाएगा? वो जाएगा कैथोड की तरफ, ठीक है। और जो O नेगेटिव है वो कहाँ की तरफ जाने की कोशिश करेगा? वो जाएगा प्लस की तरफ, और ये जो H है वो भी यहाँ से हट जाएगा। जब O से माइनस हट जाएगा तो वो इस H को भी H प्लस के फॉर्म में क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल होंगे तो एनोड पे हमारी कलेक्ट हो जाएगी O2, और कैथोड पे कलेक्ट हो जाएगी हमारी H2। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस किस टर्मिनल पे कलेक्ट होगी? तो एनोड पे हो रही है O2 गैस कलेक्ट, और H2 गैस हो रही है हमारी कैथोड पे कलेक्ट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है वो हाइड्रोजन का ज्यादा रहता है और ऑक्सीजन का कम रहता है। तो ये मान लो कि ये x है, ये x वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम होता है 2x। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई कि जो कैथोड है वहां पे वॉल्यूम दुगना क्यों है, जबकि जो x है, जो एनोड है, वहां पे जो वॉल्यूम है उसका जस्ट डबल हमें कैथोड में दिखाई दे रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर इसी के डिकम्पोजिशन के अंदर छिपा है कि जब हम H2O का डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये ब्रेकडाउन होता है हाइड्रोजन गैस में प्लस ऑक्सीजन गैस में। जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे
ऑक्सीजन 2 करना है तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट लगाएंगे 2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर 2 मोल ऑफ वाटर का मॉलिक्यूल अगर डिकम्पोज करेगा तो वो 2 मोल यानी कि 2 मोल जब यहाँ से 2 मोल का डिकम्पोजिशन होगा तो यहाँ पे 2 मोल ही हमारी हाइड्रोजन गैस बनेगी, और लेकिन जो ऑक्सीजन गैस है वो 1 मोल बनेगी। तो 1 मोल के जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, और हाइड्रोजन गैस जो है वो 2 मोल के बराबर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई वहां पे करेगी। इसीलिए हाइड्रोजन गैस जो है वो दुगना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन गैस। क्लियर? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। तो इस टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक वो था पीबीओ वाला, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर। रेज करें, अगली हेडिंग आएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एनीबॉडी इन द कमेंट सेक्शन? नोबडी, ओके। थर्ड हेडिंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे एक क्लास थर्ड नहीं, चैप्टर थर्ड के अंदर तुम्हें एक मिलेगा रिएक्टिविटी सीरीज, या उसी का नाम है एक्टिविटी सीरीज। यदि हटा दो तो एक्टिविटी सीरीज कह दो या रिएक्टिविटी सीरीज कह दो, बात एक ही है। उसमें सबसे पहले है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है एल्यूमिनियम, कैल्शियम है। फिर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर के बाद में है मरकरी, फिर है सिल्वर, फिर है गोल्ड, फिर है प्लैटिनम। ठीक है, इस तरीके से। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज तो हर एक 10th क्लास के स्टूडेंट को एकदम याद कर लेनी है। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इस सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पे एक मेटल का साल्ट आएगा और दूसरी साइड जो है वो एक हाईली रिएक्टिव मेटल आएगा। तो वो क्या करेगा, लो रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट से डिस्प्लेस कर देगा, और इस तरीके से जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हम पहला लिखने जा रहे हैं, जैसे मान लो हमने लिख दिया जैसे CuSO4 एक्वस में, इसकी रिएक्शन Fe से करा दी। तो देखो Cu से ऊपर आता है Fe, तो इसका मतलब Fe इसको डिस्प्लेस कर देगा इसके सॉल्ट से, तो वो बनाएगा FeSO4 प्लस Cu हो जाएगा अलग। पिछले वाले चैप्टर में जब हम वो सैंपल पेपर तुम्हें करा रहे थे सॉल्व, ठीक है, शायद वो CBSE का ऑफिशियल सैंपल पेपर जो हमने कराया था सॉल्व पिछले वीडियो में, वहां पे हमने तुम्हें कहा था कि यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो आज बताते हैं इधर। तो देखो यहाँ पे कैसे पता करेंगे, हमने क्या उधर पे बताया था ऑक्सीडेशन को जब हम पढ़ा रहे थे वहां पे, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऐड होगा ऑक्सीजन तो भी ऑक्सीडेशन है, और अगर रिमूव होगा हाइड्रोजन तब भी वो ऑक्सीडेशन है। जो हाइड्रोजन के साथ हो वही इलेक्ट्रॉन के साथ, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो ऑक्सीडेशन, ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन है। अब जो रिमूव कर रहा होगा वो तो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, तो सामने वाले को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा, तो वही रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो CuSO4 है, तो यहाँ पे Cu के पास है डबल प्लस चार्ज, Fe के पास है जीरो चार्ज। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड देखो Fe के ऊपर आ गया डबल प्लस चार्ज, Cu के पास हो गया जीरो चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसने इस Cu ने गेन करे होंगे तभी तो ये जीरो चार्ज पे आया है, नहीं तो इसके पास तो पहले प्लस चार्ज था, अब इसके पास कोई चार्ज नहीं है। तो कोई चार्ज नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को करेगा गेन, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो क्या होता है, वो होता है रिड्यूस, यानी कि ये रिड्यूस हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन दिए किसने, इसने, यानी कि ये है रिड्यूसिंग एजेंट। तो तुम्हारा जो आयरन है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और क्योंकि इसने इसको ऑक्सीडाइज किया है तो यहाँ पे जो तुम्हारा ये जो CuSO4 है ये तुम्हारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन निकलवा रहा है, और खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो खुद रिड्यूस हो रहा है। तो जो खुद रिड्यूस होने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो वो वाली हेडिंग तुम्हारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो ये एग्जाम्पल है हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और किसी का ठीक है, इसी तरीके से किसी का भी होता, अगर हम Zn का ले लें, Zn के साथ में अगर हम Mg की रिएक्शन करा दें, कैल्शियम की करा दें, तो वो क्या कर देंगे, उसको डिस्प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से तुम्हारा ये टॉपिक हो जाएगा खत्म, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है, चैनल पे लोग ज्यादा जुड़ेंगे तो फिर हम इसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कल करेंगे कंटिन्यू। ओके, तो टू बी कंटिन्यू टुमारो।
ओके, गुड नाइट, सी यू टुमारो एट 7:39 PM. ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट.